रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची, राजनीति विज्ञान विभाग, बीए सेमेस्टर 2, कोर 3 के दूसरे अध्याय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी युग के दूसरे भाग में आज हम चर्चा करेंगे उग्र राष्ट्रवादियों की राजनीतिक विचारधारा और उनके द्वारा अपनाए जाने वाले साधनों के बारे में। पिछले ऑडियो में हमने इस बात की चर्चा की कि कार्य पद्धति में मतभेद के कारण या बहुत सारे कारणों से उग्र राष्ट्रवादियों का उदय हुआ और कार्य पद्धति में जो मतभेद थे उनकी वजह से 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बांट दी गई थी, एक तो उदारवादी कांग्रेस और दूसरी उग्रवादी कांग्रेस। तो उग्र कांग्रेसियों की या उग्र राष्ट्रवादियों की क्या राजनीतिक विचारधारा थी और उन्होंने किन किन साधनों को अपनाया था, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। उग्र राष्ट्रवाद जो था वह अपने आप में दो तरह के विद्रोह कर रहा था। एक तो उसका विरोध था अपने ही उदारवादी कांग्रेसियों से या उदारवादी कांग्रेस से, और दूसरा विरोध था ब्रिटिश शासन के साथ में। सबसे पहले हम उग्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं को जानें। तो भारत में उग्रवादी आंदोलन के प्रमुख प्रणेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इनका नाम हम प्रमुखता से ले सकते हैं। लाल, बाल, पाल, और इनमें सबसे प्रमुख बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। जिस प्रकार उदारवादी राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे, उसी प्रकार उग्रवादी राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि उग्र राष्ट्रवादियों का विरोध दो तरफ चल रहा था। एक तो अपने आप से ही अपने दूसरे वर्ग जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे उनके साथ में उनका विरोध था उनके कार्य पद्धति के कारण, और दूसरा विरोध था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में। उग्र राष्ट्रवादियों की जो राजनीतिक विचारधारा थी वह उदारवादियों से बिल्कुल अलग थी। उदारवादी मानते थे कि ब्रिटेन भारत के हित में काम कर रहा है और वह बहुत न्यायप्रिय तरीके से भारतीयों के हितों में काम करता रहेगा या कर रहा है। लेकिन उग्रवादियों की जो विचारधारा थी उसके अनुसार ब्रिटेन और भारत बिल्कुल अलग हितों वाले थे। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य कभी भी भारत के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता है और ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर कभी भी भारत अपने राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, इस बात में उग्रवादी विश्वास करते थे। तो उग्रवादियों का जो लक्ष्य था वह था पूर्ण स्वतंत्रता पाना। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में भी उदारवादियों और उग्रवादियों के विचारों में अंतर था। उदारवादी मानते थे कि ब्रिटिश शासन में सुधार किया जा सकता है और धीरे धीरे सुधार ला करके ही भारत में विकास किया जा सकता है। लेकिन उग्रवादियों का मानना था कि ब्रिटिश शासन में सुधार किया ही नहीं जा सकता है, उसका अंत किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उग्रवादी राष्ट्रवादी जो थे वे हर प्रकार से स्वतंत्र शासन चाहते थे, स्वतंत्र राष्ट्रीय शासन प्रणाली चाहते थे। अब इसके लिए इन्होंने किन साधनों को अपनाया था? तो उदारवादियों के साधनों को तो हमने देखा था कि वे संवैधानिक साधनों के द्वारा काम कर रहे थे। प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशंस या याचना पत्र या प्रतिनिधि मंडलों के द्वारा वे राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन उग्रवादियों के जो साधन थे वे उदारवादियों से बिल्कुल भिन्न थे, बिल्कुल अलग थे। और जो सबसे प्रमुख अंतर था उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच में, वह अंतर जो था वह साधन संबंधी अंतर था। उद्देश्य तो दोनों के लगभग एक जैसे थे कि स्वतंत्रता प्राप्त करनी है,
लेकिन साधन दोनों के बिल्कुल अलग अलग थे। संवैधानिक साधनों को उग्रवादी भीख मांगना समझते थे और इसीलिए उन्होंने उदारवादियों के द्वारा लाए गए प्रार्थनाओं या स्मृति पत्रों या प्रतिनिधि मंडलों की नीति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और उसके ठीक विपरीत शासकों के साथ में या ब्रिटिश शासन के साथ में उन्होंने सहयोग करने के बजाय निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध को अपनाने की शुरुआत की। उग्रवादी शासकों का मानना था या उग्रवादी नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति दिखाना कहीं से भी अपने हित में या भारतीयों के हित में नहीं है, इसलिए सहयोग के बजाय प्रतिरोध किया जाए, निष्क्रिय प्रतिरोध किया जाए। और इस निष्क्रिय प्रतिरोध के संबंध में बिपिन चंद्र पाल कहते हैं कि सरकार के काम को बंद किया जा सकता है, मतलब बिल्कुल क्रांतिकारी अगर प्रतिरोध नहीं किया जाए तो निष्क्रिय प्रतिरोध करके विरोध दिखाया जा सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति काम करने से इनकार कर दे तो सरकार के काम में बाधा आएगी, समस्त सरकारी कार्यालयों में हड़ताल की जा सकती है। तो बहिष्कार, हड़ताल, इन सब के द्वारा उग्रवादियों ने काम करना शुरू किया। तो उग्रवादियों के साधनों को अगर हम देखें तो उग्रवादियों के प्रमुख साधनों में बहिष्कार था, स्वदेशी को अपनाने की बात थी और शिक्षा प्राप्त करने की बात थी, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से जिसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया वह बहिष्कार था। और यह बहिष्कार किस चीज़ का बहिष्कार था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। पर केवल विदेशी वस्तुओं का ही बहिष्कार इन्होंने नहीं किया, इन्होंने सरकार के साथ असहयोग या सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करना शुरू किया, उपाधियों का बहिष्कार करना शुरू किया, प्रतिष्ठानों का बहिष्कार करना शुरू किया। उग्रवादियों का मानना था कि यह बहिष्कार ब्रिटिश शासन की प्रतिष्ठा पर एक आघात पहुंचाएगा, उस पर एक मार करेगा। तो इस प्रकार से बहिष्कार के साधनों के द्वारा या साधन के द्वारा उग्रवादियों ने काम करना शुरू किया। बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ उग्रवादियों ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया और जन साधारण में या भारतीय सामान्य जनता में इसका प्रचार करने के लिए उन्होंने देशव्यापी आंदोलन का संगठन किया। और उग्रवादियों का कहना था कि स्वदेशी जो है या स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का जो मार्ग है वह स्वदेश को स्वतंत्रता दिलाने का मार्ग है। तो इसलिए बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का मार्ग उग्रवादियों ने अपनाया। अब विचारधारा में भी अंतर था, उदारवादियों और उग्रवादियों की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग थी। एक ओर जहां उदारवादी पश्चिमी शिक्षा पर विश्वास करते थे तो वहीं दूसरी ओर उग्रवादी भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक नवजागरण पर विश्वास करते थे। उदारवादियों ने भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाया था, वहीं उग्रवादियों ने भारतीयों को सांस्कृतिक दृष्टि से गुलाम बनाने वाली पश्चिमी शिक्षा का विरोध करना सिखाया। तो उग्रवादियों ने पश्चिमी शिक्षा का विरोध करके भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया। लोकमान्य तिलक दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना उन्होंने की थी और दक्षिण शिक्षा समाज या डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना सिर्फ इसीलिए की गई ताकि भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया जा सके। तो बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन, इन दोनों को बहुत बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई।
और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि कई ऐसे बड़ी बड़ी फर्म्स थी या कई ऐसे दुकानें थी या कई ऐसे व्यापार थे जो ब्रिटिश वस्तुओं का व्यापार करते थे, वो बंद होने की कगार पर आ गए या उनका व्यापार बहुत कम हो गया। कुछ लोगों ने या जैसे परीक्षार्थियों ने विदेशी कागजों को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम परीक्षा नहीं लिखेंगे अगर हमें विदेशी कागज दिए जाएंगे। या विदेशी जूतों को पहनने या विदेशी दवाइयों को लेने से लोगों ने इनकार किया। तो इस तरीके से विदेशी सामान का बहिष्कार या विदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया। विशेष रूप से भारतीय वस्त्र उद्योग जो था, कपड़ा उद्योग जो था, वह बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस प्रकार उग्रवादियों ने बहिष्कार, स्वदेशी और भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को अपना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। अगर हम इसके मूल्यांकन को देखें या उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के मूल्यांकन की तरफ बढ़ें तो हमें यह स्पष्ट दिखता है कि उग्रवाद के आने से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उदारवादी भी अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके साधन जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थे। और उग्रवादियों ने इस बात को लोगों तक पहुंचाया कि केवल प्रार्थनाओं से स्वतंत्रता नहीं पाई जा सकती है, दूसरे राजनीतिक सुधार भी अगर प्राप्त करने हैं तो उसके लिए रचनात्मक कार्यक्रम अपनाए जाने चाहिए। तो स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार की नीति को अपना करके पूरे भारत में एक नई चेतना उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने जगाई। और यह जो आंदोलन था, यह केवल उग्रवादी आंदोलन नहीं रह गया, ये एक राष्ट्रवादी या पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। एक समय था जब उच्च शिक्षा केवल बहुत संपन्न वर्ग तक ही सीमित था, लेकिन उग्रवादियों द्वारा अपनाए गए साधनों ने लोगों को शिक्षा तक भी पहुंचाया कि भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। इसको लोगों ने समझा, भारतीयों ने समझा, और भारतीय नवयुवकों के लिए खास करके यह उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन या उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन प्रेरणा का स्रोत बना। उन्होंने एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की योजना बनाई जो राष्ट्र द्वारा नियंत्रित होती और राष्ट्र के हितों के अनुकूल होती, जिससे नवयुवकों में या युवा वर्ग में राष्ट्रीयता की भावना का संचार होता। तो उग्रवादी आंदोलन में इस तरीके के प्रभावशाली कार्य किए गए और राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर जब उग्रवादियों के हाथ में आ गई, तब ब्रिटिश सरकार को कदम उठाने पड़े और उसी का एक परिणाम था कि 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया। यदि उग्रवादी आंदोलन नहीं होता तो शायद इस तरह के सुधार अधिनियम नहीं लाए जा सकते थे या नहीं लाए जाते। तो उग्रवादी आंदोलन ने निश्चित ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की और स्वतंत्रता की तरफ और आगे भारत को बढ़ाया।